नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं मेरे यानी कंचन डोगरा नेगी के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस। और आइए आज की बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। कुंभ की तैयारियों को लेकर आज बहुत ही अहम बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। सुबह 11 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे, मीटिंग लेंगे। 14 जनवरी मकर संक्रांति को पहला पर्व स्नान होना है। तैयारियों को लेकर बातचीत होगी, सुरक्षा को लेकर बातचीत होगी और कैसे मकर संक्रांति के दौरान शाही स्नान का पहला शाही स्नान जो होना है उसको सही तरीके से करना है। और उसके बाद 11 मार्च 2021 को पहला शाही स्नान जो होना है उसकी तैयारी। तो हर एक पहलू पर आज की मीटिंग में चर्चा होने वाली है। और आइए कुंभ की तैयारियों को लेकर आज जो बैठक होने वाली है सुबह 11 बजे, उस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट से। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा देहरादून से। दीपांकर, सुबह 11 बजे का समय है जब बैठक होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ की तैयारियों को लेकर करने वाले हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि लंबे समय से कुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चाएं सामने आ रही है। आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल कंचन, दो लिहाज से आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 29 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर लोकार्पण किया तो उन्होंने कहा था कि कुंभ से एक बड़ा संदेश दुनिया भर में जाना चाहिए, चाहे वो माँ गंगा को लेकर हो या फिर हरिद्वार को लेकर हो या फिर कुंभ का मैसेज जैसे प्रयागराज का मैसेज था वैसा ही मैसेज हरिद्वार के कुंभ से जाए। तो उसके बाद ये पहली बैठक है जिसे मुख्यमंत्री लेने वाले थे। इसमें साफ तौर पर एक निर्देश तो ये जरूर रहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो सोचा है उस बात को कैसे धरातल पर उतारा जाए, उसको कैसे जमीन पर लाया जाए और कैसे एक भव्य और दिव्य कुंभ हो पाए। एक तो ये महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। दूसरा बिंदु ये कि कोविड को लेकर तमाम रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने देने शुरू किए हैं। अब टूरिस्ट की आवाजाही लगातार बढ़ रही है स्टेट में भी और बाकी दूसरे राज्यों में भी। तो कुंभ एक बड़ा आयोजन होगा, उसमें कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा, कैसे श्रद्धालुओं के नंबर को कंट्रोल किया जाएगा, कैसे परमिशन मिलेगी, पास की व्यवस्था क्या होगी, दूसरे राज्यों से कैसे इनरोलमेंट्स लिए जाएंगे, कैसे उनसे बातचीत होगी, सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से रहेंगे, सड़क बननी है, बिजली का काम है, पानी का काम है, घाटों का काम है। तो तमाम पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बड़ा आयोजन होता है 12 साल में और गवर्नमेंट के सामने खुद को प्रेजेंट करने का भी एक मौका होता है। तो इन सभी तैयारियों को लेकर अहम बैठक मानी जा रही है आज। बिल्कुल बिल्कुल, कोविड-19 ने सारे त्योहारों के रंग में भंग डाल दिया है दीपांकर। अब ऐसे में इन तैयारियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुंभ का इंतजार सिर्फ देशवासियों को नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले मेहमानों को भी बेसब्री से रहता है। बहुत शुक्रिया, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कुंभ को लेकर बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करने वाले हैं सुबह 11 बजे। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं जो देहरादून से खबर आ रही है। पेयजल योजनाओं के लिए 91 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंजूरी दी है, बजट पास कर दिया है। डोईवाला की प्रतीत नगर स्कीम के लिए 25 करोड़ रुपए पास किए गए हैं। अब आपको यहां बताएं कि साल 2017 में जिस कैबिनेट विस्तार का इंतजार बेसब्री से हो रहा है वो इस महीने नवरात्रि के बाद शायद पूरा हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। निगाहें सबकी मुख्यमंत्री पर टिकी हुई हैं, जिन्हें फाइनल फैसला सुनाना है, फाइनल फैसला करना है। हालांकि पुराने चेहरों में तो नहीं, लेकिन विभागों में फेरबदल तय माना जा रहा है। कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है। सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अब सरकार है कि इस महीने की 17 तारीख को बीजेपी के नए ऑफिस के शिलान्यास के बाद कैबिनेट में 3 नए चेहरे जोड़ सकती है। तो 3 नए चेहरे बीजेपी में जुड़ सकते हैं, जिसके लिए हाईकमान की हरी झंडी का बस इंतजार है। जिसमें अब खबर यह है कि पुराने चेहरे अपनी जगह बनाए रखेंगे, अपनी जगह पर रहेंगे, बस 3 नए चेहरों की एंट्री होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा कोर ग्रुप का जो बैठक कल हुआ है उसमें निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करते हुए हम शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और ये जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा होगी। देखिए, रखना, हटाना, विस्तार करना ये मुख्यमंत्री के विवेक में है। मुख्यमंत्री जी से कल हल्की सी चर्चा हुई थी, लेकिन सब मिला के ये कहा गया कि वो केंद्र से बातचीत कर लें और अगर रखना हो तो अब रख दिया जाए।
जैसा निर्णय केंद्र बताएगा वैसा करेंगे। और इस समय बीजेपी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। भाजपा ने आखिरकार सोमवार को पार्टी के 7 में से 5 मोर्चों की कार्यकारिणी की घोषणा करने की, साथ ही 87 सदस्यों वाली प्रदेश कार्य समिति की भी घोषणा कर दी। पार्टी में लंबे समय से लंबी मशक्कत के बाद से सोमवार को ये काम किया गया। महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा कार्यकारिणी में घोषित हो चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार और कार्य समिति के सदस्यों की भी सूची जारी कर दी गई है। कार्यकारिणी में स्थायी आमंत्रित सदस्यों में 21 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के सभी पूर्व सीएम, सभी मंत्री, राज्य मंत्री और पार्टी के अभी तक के सभी पूर्व अध्यक्षों को शामिल किया गया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी ने आज प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की विधिवत घोषणा की है। इनमें 21 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, जिनमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी जी व माननीय श्री विजय बहुगुणा जी, सभी सांसद गण और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। और अब आपको जल्दी से कोरोना की अपडेट देते हैं प्रदेश से, जहां पर कल यानी कि सोमवार को कोविड के 510 नए मामले सामने आए हैं। कोविड पॉजिटिव केस आने के बाद अब प्रदेश में 51,900 के आंकड़ा पार हो जाता है कोविड संक्रमित लोगों का, जिसमें 8,700 एक्टिव मामले हैं जिन पर डॉक्टर इलाज दे रहे हैं। देहरादून में 204 नए मामले, हरिद्वार से 116 नए मामले, नैनीताल से 40, उधम सिंह नगर से 56 नए मामले सामने आए हैं। 510 कल आते हुए नए मामले। और आइए आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। प्राइवेट लैब की जांच का मामला है। पैथकाइंड लैब के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई है जांच कमेटी। सीडीओ नितिका खंडेलवाल ने डीएम को अपनी रिपोर्ट दी है और इसी हफ्ते में दूसरी लैब की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी को सौंपने को कहा गया है। इसकी तैयारी की जा रही है। तो देहरादून से एक खबर है, प्राइवेट लैब की जांच का ये मामला है। इस पर हम ज्यादा जानकारी अपने सहयोगी से लेंगे। इस बीच आप समझ लीजिए इस पूरे मामले में अपडेट कि प्राइवेट लैब की ये जांच का मामला और पैथकाइंड लैब के जवाब से संतुष्ट नहीं है जांच कमेटी। प्राइवेट लैब का मामला जिस पर जांच कमेटी बिठाई गई और अब जो कि सीडीओ नितिका खंडेलवाल अपनी रिपोर्ट डीएम को दे चुकी हैं और इसी हफ्ते में दूसरी लैब की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी को सौंपने की अब तैयारी की गई है। और अब आपको एक और बड़ी खबर दे दें। देहरादून से आती हुई बड़ी खबर, महिला आयोग में भी कोरोना की दस्तक अब देखने को मिल रही है। बाल और महिला आयोग में भी कोरोना संक्रमित कर्मचारी हो गए हैं। कोरोना के चलते आयोग किया गया है बंद। शुक्रवार तक बंद रहने वाला है बाल आयोग और महिला आयोग। 2 कर्मचारी मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। देहरादून से खबर, दून के नवादा इलाके में महिला को चाकू से मारने की मामला सामने आया। चाकू से मारने के बाद महिला घायल हुई और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया। घायल महिला की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। एक महिला व उसकी बेटी को किसी ने जो है चाकू से वार किया है और महिला की हालत क्रिटिकल है। सूचना पर थाने की पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर पहुंची। महिला जो है वो थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में, उसको हॉस्पिटल में अभी कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और अभी महिला की बेटी जो है उसकी स्थिति ठीक है। अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर घाट हाईवे में एक बस पलट गई है और इस पूरे हादसे में 11 लोग घायल हो गए। बस में 35 लोग सवार थे। बस में सवार सभी लोग शव का अंतिम संस्कार करने के लिए रामेश्वर घाट की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में बस पलट जाती है। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है घायलों का। 11 लोग घायल हुए हैं।
जिनमें कुछ की हालत गंभीर बनी है। सभी का इलाज चल रहा है, पास के अस्पताल में भर्ती कराए गए। सौदाव में बस जा रही थी, वो मटेला के पास पलट गई थी। लगभग 35 सवारी थे, 11 लोग इंजर्ड हैं और अभी 6 लोग अस्पताल में पहुंच चुके हैं और जिनको गंभीर चोट नहीं दिख रही है। और इसमें जो सूचना आ रही है कि इसमें गंभीर लोग भी हैं और बाकी लोग सौदा के लिए चले गए। बढ़ते हैं आगे। रायपुर से खबर है, जहां पर सोमवार शाम को एक घर में आजमगढ़ अजगर घुस गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई और लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अजगर घर के आंगन में घूमते हुए बह रही एक नहर में जा घुसा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम रेस्क्यू करती है अजगर का। जान को खतरे में डालते हुए इस अजगर का रेस्क्यू किया गया। उसे नहर से रेस्क्यू किया गया और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। अभी एक इसकी पूंछ पकड़ के दारू पी गया खामखाई को पहले मेरे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां पर गुलदार ने एक 9 महीने की बच्चे पर हमला बोल दिया है। रसोई में मां की गोद में बैठे हुए बच्चे पर झपट्टा मार दिया गुलदार ने। घर वालों ने गुलदार के चंगुल से मासूम को छुड़ा लिया। घायल बच्चा अस्पताल में भर्ती है। फतेहपुर में 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है। इस गुलदार ने 2 लोगों को अपना निवाला बनाने की कोशिश की है। और अब खबर अल्मोड़ा से। आदमखोर गुलदार को मारी गई है गोली। शिकारियों की टीम ने मारी है गोली। भिकिया सैंड में गुलदार ने एक व्यक्ति को बनाया अपना निवाला, 2 लोगों को किया घायल। गुलदार के आतंक से ग्रामीण परेशान थे। आदमखोर घोषित करने के बाद इलाके में शिकारियों की टीम तैनात कर दी गई। और अब आप यहां बताएं कि हरिद्वार में उत्पादी हाथियों के झुंड का नेतृत्व करने वाले 10 में से 2 हाथियों को वन विभाग 30 अक्टूबर तक ट्रैकुलाइज कर सैटेलाइट कॉलर लगाने जा रहा है। इसके लिए कॉर्बेट से 4 पालतू टस्कर हाथियों को हरिद्वार लाया जा रहा है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए थे। 30 अक्टूबर तक कॉर्बेट से 2 टाइगर भी राजाजी पार्क में ट्रांसलोकेट कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड वन विभाग ने इस साल 10 हाथी और 15 गुलदार को रेडियो कॉलर करने के साथ ही 5 टाइगर को कॉर्बेट पार्क से राजाजी में ट्रांसलोकेट करने की योजना बनाई है। वन विभाग हाल ही में हरिद्वार में एक लेपर्ड को सफलतापूर्वक सैटेलाइट कॉलर लगाकर रिलीज कर चुका है। अभी वहाँ डॉक्टर निगम और विभाग जाके आइडेंटिफाई कर चुके हैं और लगातार मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग, और बड़ी जल्दी ही वहाँ से हम ट्रांसलोकेट कर देंगे। सारी तैयारी पूरी है, लॉजिस्टिक पूरी है, एम्बुलेंस भी तैयार है, उसके साथ रेस्क्यू वैन और बाड़ा भी पूरी तरह से तैयार है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर एक फर्जी फ्लाइट लेफ्टिनेंट को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से भारतीय वायुसेना का अफसर बनकर ये रह रहा था। पिछले 3 साल से भारतीय वायुसेना का अफसर बनकर आरोपी रह रहा था। आरोपी के घर से फर्जी आई कार्ड, कैंटीन कार्ड, यूनिफॉर्म और बाकी का सामान बरामद कर लिया गया है। आरोपी से बरामद सामान की जांच मिलिट्री इंटेलिजेंस कर रही है। आरोपी निरंजनपुर मंडी के पास रह रहा था। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। क्लियर एग्जाम में विकास नगर की अभिलाषा बंसल ने ऑल इंडिया लेवल पर 55वीं रैंक हासिल की है। अभिलाषा ने यह उपलब्धि अपने दूसरे प्रयास में प्राप्त की है। अभिलाषा की सफलता से पूरा परिवार खुश है। खुशी का माहौल पूरे घर में। अभिलाषा कहती है कि उसने प्रेरणा स्रोत उसके परिजन हैं। उसने अपने परिवार के लोगों से ही इसके लिए प्रेरणा ली है। अभिलाषा ये भी बताती है कि उसका क्राइम लॉयर बनने का सपना रहा है, जिसे वो अब पूरा कर सकेंगी। भविष्य में वो अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ उन गरीब लोगों की भी मदद करना चाहती हैं जिन्हें कानून के जरिए मदद की ज्यादा जरूरत रहती है। खाना नहीं है 10 सेकंड तक।
उसके बाद खड़ा अच्छा नहीं सारा क्रेडिट मेरे फैमिली मेंबर्स को जाएगा, प्लस मेरे फादर को एक स्पेशल मेंशन, जिनकी वजह से मैंने सोचा कि हाँ मैं लॉ को परस्यू करूँगी, क्योंकि मेरे फादर को जस्टिस नहीं मिल पाया। तो और मैं खुद भी ये देखती हूँ कि इंडिया में लॉ की नॉलेज बहुत ज़्यादा कम लोगों को है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं लॉ पूरा कर लूँ, परस्यू कर लूँ, तो मैं वो नॉलेज बहुत सारे लोगों में डाल सकूँ। खटीमा से खबर आ रही है, जहां पर पुलिस चेकिंग के दौरान मास्क नहीं पहनने पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और वहीं एक तेजी से वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें खटीमा प्रधान संघ के अध्यक्ष रंजीत राणा दिख रहे हैं। वीडियो में रंजीत राणा पुलिस के चालान काटने से इतने नाराज दिखे कि वो अपना नाम तक बताने को तैयार नहीं हुए। साथ ही चालान के पैसे फेंकते भी नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। शाम के समय हमारी पुलिस टीम रेगुलर चेकिंग में थी, वाहन चेकिंग पे जगह क्रॉस की जा रही थी, तो इनके द्वारा मौके पे जाकर के चेकिंग का विरोध किया गया और उनसे ये कहा गया कि भैया आप यहाँ पर चेकिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इनके द्वारा जो कोविड के नियम है उनका पालन नहीं किया जा रहा था। इनसे जब मास्क पहनने के लिए कहा तो उनके द्वारा साफ इनकार कर दिया गया। तो इनके द्वारा अनावश्यक रूप से वहाँ पर विवाद पैदा किया गया और कोविड संक्रमण के नियमों का पालन नहीं किया गया। इसमें हमारे द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम और संबंधित धाराओं में महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें विवेचना की जा रही है और उसके बाद नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई लाई। 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खुलेंगे या नहीं, इस पर भले ही डीएम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूल अब मैसेज और मेल भेजकर फीडबैक लेने लगे हैं। हालांकि पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल राय नहीं मांग रहे, बल्कि वो बच्चों को अपने रिस्क पर स्कूल भेजने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद ज्यादातर पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की बात कही है। वहीं आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभी बात की जा रही है और अगर पेरेंट्स नहीं चाहेंगे तो बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि बच्चों की जान सबसे ज्यादा ऊपर है, जान से बढ़कर और कुछ नहीं है। नहीं मैम, पेरेंट्स एसोसिएशन नहीं चाह रहा है कि अभी स्कूल खुलें और स्कूल से भी हमें जो है लेटर में यही मतलब आ रहा है, एप्लीकेशन भी यही आ रहा है कि वो लोग एक तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं कि आप अगर बच्चे भेजेंगे तो अपने जिम्मेवारी पे भेजेंगे। तो मैम प्रशासन को अब इस और सोचना चाहिए कि ना पेरेंट्स एसोसिएशन मान रहा है, ना अभिभावक मान रहे हैं कि हमारे बच्चे अब स्कूल जाएं ऐसे पैंडेमिक में। तो मेरे को नहीं लगता कि बच्चों को भेजना चाहिए। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को जो है रिस्क में नहीं डालना चाहता और ये मामला बहुत सेंसिटिव है, तो अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और एज इट इज़ बच्चों की किसी भी प्रकार से उनकी पढ़ाई का कोई हर्जा नहीं हो रहा है। बच्चे कहना एकस्टम्ड हो गए हैं, यूज्ड टू हो गए हैं, पेरेंट्स भी यूज्ड टू हो गए हैं और उनकी लगातार पढ़ाई जो है ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। पढ़ाई से ज़्यादा बच्चे का जीवन हमारे लिए और सरकार के लिए और जो गार्जियंस हैं इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आपको यहां बताएंगे, कोरोना के चलते इस साल वेडिंग सीजन में लोगों ने शादियां कैंसिल तो की हैं, लेकिन अब शादी पार्टी में 200 लोगों की परमिशन के बाद पूरा कारोबार से लेकर वेडिंग पॉइंट्स, फार्म हाउस, बिजनेस से जुड़े हुए लोग शादियों की तैयारियों में जुट गए हैं। देखिए रिपोर्ट। शादियों की रौनक इस साल फीकी ही रही, ना पार्टी ही हुई ना ही सेलिब्रेशन। लेकिन अब 200 लोगों की गैदरिंग की परमिशन मिलने के बाद शादियों की रौनक बढ़ने की उम्मीद है, जिसके बाद फूल कारोबार, डीजे से जुड़े लोग और केटरिंग समेत इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। 17 अक्टूबर के बाद शुरू होने वाली शादियों के सीजन में उन्हें लगता है कि थोड़ी बहुत कमाई हो सकती है, लेकिन अगले साल के लिए वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार हेडलाइंस के साथ लौट रहे हैं।